यस, सुन रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन स्टार्ट करें प्लीज। आप, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, आप लोगों के मन में हो सकता है ये हो कि सर चार में से दो भी सही हो जाए, तीन भी सही हो जाए। मतलब बोलने में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है ना, रियलिटी कुछ और होती है। और मेरे मन में सच में यह है, कसम से, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको मोटिवेट करने में या बोलने में क्या जा रहा है। मेरा टारगेट है 4 और 5 क्वेश्चन जो भी है, सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट करना और होंगे। और स्ट्रेटेजी मेरे माइंड में उसी अकॉर्डिंग चल रही है। हर चीज का एक टाइम होता है। अभी जब मैं यहां से फ्री होके भी जाऊंगा ना, मतलब तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी आप लोगों को मैं इस तरीके से टास्क असाइनमेंट या स्टडी मटेरियल देकर जाऊंगा। आप एग्जाम तक कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहोगे। डेली के, अगर एक बात बताओ, डेली के 5-10 क्वेश्चन भी आप करते रहोगे, क्या वर्कलोड आएगा? अगर मैं कहूं इंग्लिश आपको डेली 2 घंटे पढ़नी है, तो हो सकता है आपको लगे कि सर हमारा मेन सब्जेक्ट भी है और भी सब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर डेली में आपको कहूं डेली 15 क्वेश्चन या मैक्सिमम 20 क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं। और डेली करते रहोगे, रिवीजन क्वेश्चन होते जाएंगे, तो आपका काम ऐसा होगा कि एग्जाम तक आप जुड़े हुए रहोगे। ऐसा मैं काम करके जाऊंगा। क्वेश्चन 31 देखो, वॉइस की शीट है। क्वेश्चन नंबर 31, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। मैंने क्या कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। इसमें एक्सप्लेन्स दिया हुआ है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें इजेमआर प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से ए और सिर्फ सी में दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट हो सकता है एक बार दोनों में देख लेते हैं। द लेसन इज एक्सप्लेन्ड और द टीचर इज एक्सप्लेन्ड। तो हमने 4 ऑप्शन देखा, जल्दबाजी करनी नहीं है। हमने 4 ऑप्शन में से देखा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए और सी में हमारे पास इज एक्सप्लेन्ड दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है लेसन यानी ऑब्जेक्ट की फ्रंटिंग, सी में टीचर ही कर दिया। करेक्ट कौन सा हुआ? करेक्ट कौन सा हुआ? ए आंसर हमारा करेक्ट हुआ। नंबर 32, 32 क्या कह रहा है? वॉट डू यू से अबाउट इट। अरे एक बात बताओ, डू दिया हुआ है तो डू का वॉज वर होगा या इजेमार होगा? जब 4 ऑप्शन देखे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन में मुझे दिखा सी और डी में इजेमार। सी में बीइंग दिया हुआ है, तो एक्टिव में आईएनजी है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी हुआ। नंबर 33 क्या कहता है? When will the doctor attend the patient? When will the doctor attend the patient? तो एक बात, फिर वही बात। अब देखो विल दिया हुआ है, तो विल का विल भी होगा। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन में विल भी दिया हुआ है ना? तो when will the patient be attended by the doctor? और एक चीज और सुन लो, अभी तो हमने डायरेक्ट विल का विल भी देखकर हमने कर दिया, ये टिक कर दो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं ना कि 4 ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शंस देखो, चारों के चारों ऑप्शंस देखो। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है वुड। क्या विल का किसी भी कंडीशन में वुड हो सकता है? क्या विल का किसी भी कंडीशन में कैन हो सकता है? क्या किसी भी कंडीशन में शुड हो सकता है? तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हुआ। सॉरी, बी हमारा आंसर सही हुआ। तो 33 में बी, विल बी सही है ना? नंबर 34 क्या कहता है? 34 कह रहा है हैज एनीवन इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द रिजल्ट। तो कॉमन सी बात है, हैज हैव का हैज हैव बीन होता है, जिसमें सी और डी तो पॉसिबल है नहीं। बचा हमारे पास, ओके, बी में भी हैड है, तो हैड भी नहीं होगा। ऑप्शन हुआ ए, हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर रिजल्ट। अरे एक चीज है, जब 4 ऑप्शन होंगे तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा चेंज करेगा, तभी तो वो ऑप्शन हटेगा।
तो यही तो हम चीज पहचान रहे हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हुआ। बी क्या कहता है? डू यू प्ले सॉकर? व्हाट इज सॉकर? सॉकर क्या होता है? फुटबॉल। फुटबॉल के मैच को क्या कहते हैं? सॉकर कहते हैं। अरे डू का इजेमार होता है क्या? चार ऑप्शन में देखे वॉज, विल और हैज हो ही नहीं सकता, बचा कौन सा? डी ऑप्शन बचा। नंबर 36 पे आ जाओ। दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है? डेडलाइन होता है लास्ट समय, जिसको एक तरह से क्या बोल हिंदी में क्या बोलेंगे शुद्ध हिंदी में? समय सीमा। दे विल हैव फिनिश्ड, क्या विल हैव फिनिश्ड का विल हैव बीन फिनिश्ड होगा? चार ऑप्शन में से पहले तो सेलेक्ट करो कौन से में विल हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। विल हैव बीन, सॉरी, ये विल फर्स्ट में दिया हुआ है, विल हैव बीन फिनिश्ड दिया हुआ है। सेकंड में विल बी फिनिश्ड दिया हुआ है, नहीं हो सकता। थर्ड में दिया हुआ है हैज बीन फिनिश्ड है, हो सकता है क्या? हो सकता है। अच्छा, विल दिया हुआ है इसलिए नहीं हो सकता वो भी। और डी दिया हुआ है इज बीइंग फिनिश्ड, वो भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन बचा, ये बचा ना। नंबर 37, दे हैड सेंट द इन्विटेशंस बिफोर वी अराइव्ड। सेंटेंस एक्टिव का या पैसिव का? एक्टिव का पैसिव में चेंज करना है, तो हैड का हैड बीन होगा क्या? चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड बीन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। क्या किसी भी कंडीशन में हैव बीन हो सकता है? क्या वर बीइंग हो सकता है? और वर सेंट भी नहीं हो सकता। ऑप्शन गए कट। कौन सा बचा? ऑप्शन सी। 38 क्या कहता है? द टीचर वॉज प्लीज्ड विद हिज रिसाइटेशन। द टीचर वॉज प्लीज्ड विद हिज रिसाइटेशन। तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस पैसिव का है, एक्टिव में चेंज करना है। और सिंपल सी बात है, देखो, अरे वॉज प्लीज्ड है तो उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। चार ऑप्शन में किसमें सेकंड फॉर्म दिया हुआ है? बी और सिर्फ बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखो बात समझना, थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो इसमें पैसिव में विद दिया हुआ है, एक्टिव में विद नहीं लगा हुआ। हमने इस तरह के कुछ वर्ब्स पढ़ी थी, जैसे मैरी के साथ बाय नहीं लगता, आता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा सेंटेंस दिया जिसमें स्ट्रक्चर वाले ही नया था, लेकिन क्या आपको चार ऑप्शन की हेल्प से दिक्कत आई क्या? तो यहां पर आपने वॉज प्लीज्ड को देखकर सेंटेंस क्या कर दिया? करेक्ट। सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म दिया हुआ सिर्फ बी में। नंबर 39 क्या कहता है? डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अरे डू नॉट इंसल्ट द पुअर सेंटेंस इंपेरेटिव है क्या? इंपेरेटिव वाले सेंटेंस क्या पैसिव दो तरीके से बनते हैं? क्या इसमें यू आर ऑर्डर्ड वाला पैटर्न है क्या? नहीं है। तो लेट से बनेगा क्या? ओके, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड होगा, या लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड? नॉट बी होता है, नॉट बी होता है। बचा कौन सा? सही आंसर कौन सा हुआ? डी हुआ। नंबर 40 क्या कहता है? हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी। अरे हैज का हैज बीन होगा क्या? अब यहां पर देखो, चार ऑप्शन में से हैज हैव बीन किस में दिया हुआ है? सिर्फ ए और, अच्छा बी में भी तो है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एकदम आराम से हो सकता है, सिंपल सा फंडा समझो, पहले समझो। एक काम करो, आप ऑप्शन नंबर ए देखो, बाय हुम नागासाकी दिया हुआ है। नागासाकी सब्जेक्ट है ना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो नागासाकी हैव दिया है, पॉसिबल नहीं है। हैव नागा है ना, हैव नागासाकी या हैज नागासाकी तो फिर भी हो सकता था। नंबर बी क्या कहता है? बाय हुम हैज नागासाकी बीन डिस्ट्रॉयड। क्या नागासाकी से पहले हेल्पिंग वर्ब दी हुई है? तो बी सही हो सकता है। एक बार सी पे जाते हैं। बाय हुम नागासाकी हैड सही हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और डी में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद दी हुई है, वो भी पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा?
बी ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, आते हुए भी गलत होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट जब देखो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है तब तो वो याद आ जाता है, खुद करते वक्त लापरवाही में हो जाते हैं। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अगर आप गलतियां करोगे, टीचिंग मेथड में ये पढ़ाया जाता है ना, लर्निंग में, लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? प्रैक्टिस तो होती है। एरर्स, एरर्स जो होते हैं ना, गलतियां, मिस्टेक्स, एरर्स, एरर्स हमारी लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रेटेड पार्ट होता है। जितनी ज्यादा गलतियां होगी उतनी ज्यादा हम सीखते हैं। और गलतियां कब होगी? जब प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में गलतियां होगी, उनको हम आगे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये इसी से हो सकता है। कॉन्सेप्ट पता होना और क्वेश्चन को सही करना दोनों अलग चीज है। नंबर 41, जॉन इज बिल्डिंग अ न्यू कबर्ड। अरे इज बिल्डिंग का इज बीइंग आईएनजी, इज बीइंग थर्ड फॉर्म होगा। तो चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इज बीइंग थर्ड फॉर्म नहीं है? एक तो बी में नहीं है और डी में नहीं है, बचा कौन सा? ए और सी। अब ए और सी में देखो, देखो सी में दिया हुआ है जॉन्स न्यू कबर्ड इज बीइंग बिल्ट, और ए में दिया हुआ है अ न्यू कबर्ड। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो अ न्यू कबर्ड ही तो आएगा। सी में जॉन्स न्यू कबर्ड कर दिया। कुछ लोग डेट से आने होते हैं, बोला मीनिंग तो एक ही लगा दो भले ही, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन कौन सा? ए। 42 क्या कहता है? कैन शी राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या हुआ? 41 वाला समझ में नहीं आया? चलो देखो वही मेथड फॉलो करो। इज बिल्डिंग का इज बीइंग थर्ड फॉर्म होगा, तो इज बीइंग थर्ड फॉर्म किस किस में दिया हुआ है? पहले चेक करो ए और सी में। तो अब ये देखो कि ए और सी में क्या डिफरेंस है। ए में दिया हुआ है अ न्यू कबर्ड और सी में दिया हुआ है जॉन्स न्यू कबर्ड। अरे उधर हमारा ऑब्जेक्ट अ न्यू कबर्ड था, तो इधर आएगा तो अ न्यू कबर्ड ही तो रहेगा। हम जॉन्स न्यू कबर्ड क्यों लिखेंगे? सी गलत होगा ना? सी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमने वर्ड्स चेंज कर दिए। बात समझ में आई? 42 क्या कहता है? कैन शी राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अरे कैन का कैन भी होता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि तीन ऑप्शन में कैन भी दिया हुआ है। तो कैन, लेकिन एरर डिफरेंस क्या हुआ? एक में 4, एक में 2 और एक में बाय। अरे इसके अंदर तो वो दूसरे प्रेपोजिशन वाले नियम है ही नहीं, तो बाय वाला ही सही आएगा। कैन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बी रिटन बाय हर। सिर्फ वही बिस्लरी बिल्सरी वाला हो गया, रिटन बाय होता ना। यस। टू लगता किसमें? इंटरेस्ट के साथ इन आता है। ये देखो ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वर्ब थोड़ी है ये। हाँ वर्ब नहीं है ये। अरे हमने पढ़ा वर्ब के साथ लगेगा, यहां पर हमारा ये वर्ब थोड़ी है। वर्ब तो किसके साथ लग रहा है? राइट वर्ब है, वर्ब राइट है इसमें। नंबर 43, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। मेरी बात ध्यान से याद करो। मैंने इंपेरेटिव के अंदर आपको एक चीज बताई थी कि एक तो होगा ऑर्डर वाला सेंटेंस जिसके दो पैसिव होंगे, यू आर ऑर्डर्ड से भी और लेट से भी। एक होगा रिक्वेस्ट वाला जो सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड बनेगा, बताया। और एडवाइस वाला सेंटेंस के तीन पैसिव होंगे, लेट से भी बनेगा, यू आर एडवाइस से भी बनेगा और शुड से भी बनेगा। पढ़ा हमने। इस सेंटेंस में प्लीज दिया हुआ है, तो इसका मतलब लेट वाला पैसिव तो हो नहीं सकता। अब अगर हम देखें आगे, क्या यू आर ऑर्डर्ड और यू आर वार्न्ड हो सकता है? इसमें रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। चेक कर लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट, क्या बिल्कुल करेक्ट है? सही है। नंबर 44, आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू लीव। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था, अगर याद आ रहा हो तो। मैंने कहा भी था कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बताया था। अब बात क्या हुआ कि सेंटेंस पैसिव है क्या?
इस सेंटेंस के अंदर पैसिव था जिसके अंदर हमने बाय प्लस सब्जेक्ट हटा दिया। अब हमने क्या किया, जब चार ऑप्शन लिखे, इन चारों ही ऑप्शन में सब्जेक्ट क्या बना रखा है, सर्कमस्टांसेस। अब बोलो सर सर्कमस्टांसेस क्यों लगा, बात समझ लो। ऐसा नहीं है कि इसमें सर्कमस्टांस ही आ सकता है, सब्जेक्ट कोई भी आप अपनी मन से लगा सकते थे, लेकिन मीनिंग सही बनना चाहिए था। चार ऑप्शन में देखकर उसने वापस, जब एक्टिव वॉइस होगा तो उसमें सब्जेक्ट तो चाहिए ना, तो हमें इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा कि इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट सर्कमस्टांसेस होगा, परिस्थितियां। चारों में दे रखा है तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वॉज ऑब्लाइज्ड जो है इसका एक्टिव में वापस बनेगा तो बनेगी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म दी हुई है ए की ऑप्शन में, जो की है बी में। सही कह रहा हूं क्या? और 45 कह रहा है टेक द मेडिसिन। अरे ऑर्डर है क्या ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, ये सलाह है, एडवाइस है। ये डॉक्टर आपको मेडिसिन लेने के लिए कह रहा है, या कोई भी व्यक्ति मेडिसिन दवाई लेने के लिए कह रहा है, वो सलाह ही हो सकती है। तो देखो लेट द मेडिसिन बी टेकन, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द मेडिसिन। याद करो, ऐसा पहले तो स्टार बना लो इस क्वेश्चन को बढ़िया से, इस वाले क्वेश्चन को 45 को। अब हुआ क्या, हालांकि सलाह तो है, लेकिन अब एक चीज समझना, यू आर रिक्वेस्टेड वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, हट गया। दूसरा द मेडिसिन इज टू बी टेकन बाय, ये भी नहीं हो सकता है क्या? बचा दो बी, द मेडिसिन मस्ट टेक यू, आप दवाई लोगे या दवाई आपको लेगी? तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? लेट द मेडिसिन बी टेकन, सही है ना? लेट द मेडिसिन बी टेकन। एक बात और बताऊं, यहां पर तीन बी सी डी तीनों गलत है ना, समझ में आया आपको? इसलिए ऑप्शन कौन सा हुआ? मान लो इसमें एक ऑप्शन होता बी ऑप्शन की जगह, बी ऑप्शन की जगह ये होता द मेडिसिन मस्ट शुड बी टेकन, तो भी ये सही नहीं माना जाता। जैसे एक बात सुनना, ध्यान से समझना, मैं कहता हूं कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो होने चाहिए, तो ये हमेशा के लिए ना, लेकिन जैसे मैं बोलता हूं दवाई ली जानी चाहिए, तो हमेशा दवाई ली जानी चाहिए, सही होता है क्या? सेंस भी तो बनना चाहिए। तो इसका मतलब टेक द मेडिसिन का यहां पर तो उसने कंफ्यूजन दी ही नहीं, ये सिर्फ मैंने बताया है, ऐसा ऑप्शन आए तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। नंबर 46 क्या कहता है, डिड है क्या? डिड से शुरू है तो बहुत ही कॉमन सी बात, वॉज और वर, चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में वॉज वर दिया हुआ है। मीनिंग सुन लो, एक्सकर्शन दिया हुआ है, एक्सकर्शन का मीनिंग होता है एफर्ट्स। एक्सकर्शन का मतलब ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको एक तरह से मतलब कहते ना काम करने की जरूरत, एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़े। आप पैदल चल रहे हो, वो भी क्या होता है? एक्सकर्शन। डिड का होगा वॉज वर, जो कि एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वॉज एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स प्लान्ड बाय हिम। अरे भाई, एन एक्सकर्शन टू माउंटेन ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर अंदर अंदर थर्ड फॉर्म प्लाई और हिम हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? सी सही हुआ। 47, आर व्हीकल हैड बीन स्टॉलन बाय आवर गैराज। पैसिव का है क्या? तो पैसिव का है तो सिंपल सी बात, हमें यहां पर हैड बीन स्टॉलन का हैड स्टॉलन कर देंगे बाय सम बर्गलरी टीम, तो सब्जेक्ट इसका था बाय द सेम बर्गलरी टीम। बर्गलर कौन होता है? बर्गलर का मतलब होता है जो लोगों के घर में बिना परमिशन एंटर कर जाते हैं, तेंदबार। तो यहां पर सेम बर्गलरी टीम सब्जेक्ट हुआ। अब चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखो ए जो है ये हालांकि
HA लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, लेकिन फिर भी आप देखो, अगर मान लो उसको हैज मानते हम, द सेम बर्गलरी टीम हैड स्टॉलन आवर व्हीकल फ्रॉम गैराज, क्या ये सही हो सकता है? हैड बीन का हैड ही तो होगा, तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 कहता है डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, लेट द पुअर नॉट टू इंसल्ट हो सकता है? लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, लेट द पुअर टू बी नॉट इंसल्टेड, और लेट अस नॉट इंसल्ट द पुअर। अब ऐसे सेंटेंस के अंदर कभी भी ध्यान रखना, जब चार ऑप्शन आता ना, चार ऑप्शन के अंदर होता है, और जैसे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट किया जाता है, समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं, चार ऑप्शन में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सेलेक्ट किया जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती है, कुछ चीजों में आप सहमत नहीं होते हो, लेकिन तीन ऑप्शन गलत होते हैं, इसलिए आप उस फोर्थ ऑप्शन को, जो बहुत ज्यादा सटीक ना होते हुए भी सबसे नजदीकी आंसर वही हो सकता है, ऐसा सेलेक्ट करना होता है। हमारे यहाँ इंडिया में एक एग्जाम होता है बैंक का, बैंक के एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर 5 ऑप्शंस आते हैं, और उसका एक ट्रेंड ये है कि 5 में से 3 ऑप्शन तो रॉन्ग होते हैं, डेफिनेटली 3 ऑप्शन रॉन्ग होते हैं। जो बचे हुए 2 ऑप्शंस होते हैं, वो 2 ऑप्शन इतने सिमिलर होते हैं कि अगर एक भी ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा उसका आंसर होगा। उसके अंदर कोई माइनर सी ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से पता चलता है कि ये ऑप्शन होगा और या ये वाला होगा। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक काम करते हैं, लेट द पुअर नॉट टू इंसल्ट, क्या किसी भी कंडीशन में सही हो सकता है क्या? बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। लेट अस नॉट इंसल्टेड द पुअर हो सकता है, यह भी नहीं हो सकता। बच्चे कौन से? लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड और लेट द पुअर टू बी नॉट इंसल्टेड, टू बी भी नहीं होता, टू बी नॉट भी नहीं होता, यह भी गलत है, समझ आई? अब लास्ट चीज, क्या इस तरह की चीजें हम लोग पढ़ते हैं? जैसे मैंने बोला कि आर यू नॉट अ पेंटर, इसको हम नोट को यहां पर भी ला सकते हैं, ला सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, आरंट यू अ पेंटर, इस तरीके से हो जाएगा ना। ये वाली फॉर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में प्रीफर की जाती है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड सेंटेंस का ऑप्शन सही था, ठीक है, लेकिन उसने इंफेसिस देने के लिए सेंटेंस को कर दिया लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। फिर कह रहा हूं 3 ऑप्शन गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही कौन सा हुआ, ये वाला, लेट नॉट द पुअर बी, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड। और इन केस ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन होता लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, तो करेक्ट आंसर वो होता। सी क्यों हो सकता, देखो टू बी नॉट इंसल्टेड दिया हुआ है, नॉट टू बी इंसल्टेड होता तो सही होता, नॉट टू बी इंसल्टेड होता तो सही होता। तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर ये वाला सिचुएशन बन रहा है, लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, और दूसरा दिया हुआ है लेट द पुअर बी इंसल्टेड। एक्चुअली क्या होता है, पोइम्स होती है ना, पोइम्स, पोइम्स के अंदर क्या करते हैं, ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर देते हैं, तो वो ऐसे भी लिख देते हैं, इस नोट को अंदर की जगह वो यहां पर भी लगा देते हैं, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से वो थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है। अब इस सिचुएशन में समझना, नॉट बी इंसल्टेड, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुन लेना भाई। मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव होता है 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो सही कौन सा माना जाएगा, लेट द पुअर नॉट बी। अगर दोनों ऑप्शन में है तो वही हमारा जो बेसिक पैटर्न होता है वो सही माना जाएगा। अब जब ये ऑप्शन में है ही नहीं,
तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें इस ऑप्शन को सही करना होता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में सही कौन सा हुआ? लेट नॉट द पुअर बी इंसल्टेड, बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। ए, सी और डी तीनों के तीनों इनकरेक्ट है, हमें पता चल रहा है, इसलिए सटीक आंसर यहां पर अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ? बी। 49 क्या कहता है? शी बिगिंस हर डे विद अ कप ऑफ कॉफी। अरे बिगिंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म होगा। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में इज प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है? एक ही ऑप्शन में। फर्स्ट में तो दिया हुआ है इज बीइंग और सेकंड में दिया हुआ है इज बिगन। बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, बिगिन, बिगैन और बिगन। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी, हर डे इज बिगन विद अ कप ऑफ कॉफी। और लास्ट क्वेश्चन है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। ये तो करवा दिया था, और स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक तो मैंने वो सर्कमस्टांसेस वाला बताया था, और एक ये वाला आता है एज इट इज, एग्जाम में पूछ लिया जाता, सेम यही का यही सेंटेंस। तो इसमें इस वाले को प्रायोरिटी देते हैं, जब ये ऑप्शन में है ही नहीं तो दूसरा मानना पड़ेगा। किसका? 50 का? 50 का हो जाएगा कौन सा हो गया? प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। हाँ, अगर आपने अपनी तरह से 50 क्वेश्चन और कर लिए, 50 तो ये हो गए, अपनी तरफ से 50 क्वेश्चन आपने और कर लिए, तो समझ लो एग्जाम में आने वाला वो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा। क्या? जो शुरुआत वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो देखो। आपके स्कूल लेक्चर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है वॉइस का। हाँ, एक ही क्वेश्चन आता है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर, और पैसिव वॉइस के अंदर इसी तरह की ही सिचुएशन बनती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा, तभी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। तो वो इसका वॉच कर देगा, हैज कर देगा, तब हमें वो बेसिकली उससे पता चल जाता है। 50 क्वेश्चन और कर लेना, मैं और शीट दे दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर। ये लो, थैंक यू। चलो, प्रेजेंट सिंपल हमारा हो गया था क्या? हाँ ना तो बोल दो, थोड़ा तो इंटरेक्शन रखो, चुपचाप कैसे रहते हो? प्रेजेंट सिंपल को एक ही टर्म से डिफाइन करना होता तो आप कैसे करते? परमानेंट एक्शन। परमानेंट का मतलब समझ में आया था क्या? जिसमें बात किसकी थी? प्रोफेशनल एक्टिविटी की बात हो रही है, नेचुरल एक्टिविटी की। पढ़ा हम लोगों ने, यूनिवर्सल साइंटिफिक ट्रूथ, ये सब हमने पढ़ा। कल जाते जाते क्लास से एक स्ट्रक्चर लिखवा के गया था लास्ट में, अगर सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एक्सक्लामेटरी साइन है, वो वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रखा जाता है। बात हुई थी क्या अपनी? अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, उसमें प्रेजेंट सिंपल दोबारा आएगा, ध्यान रखना थोड़ा सा उसका पार्ट। एग्जाम में एरर जब आता है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझ लो। क्या बात हुई थी अपनी कि टेंस की बात होते ही सबसे पहले क्या करेंगे हम? बात फॉर्म की। तो सिंपल सी बात है, इसकी फॉर्म कौन सी हुई? बोल दो, इज एम आर प्लस आईएनजी। हमें सबको पता है कि ही शीट सिंगुलर जो होते हैं इनके साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ आया इज, और प्लूरल के साथ वी। ये बदमाशी करने लग जाता है बोर्ड कभी कभी, है ना?
देखो आप थोड़ा सा आप सीरियस हो जाओ, इधर देख लो, देखो बात समझना। हमें पता है इतनी सी बात कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है इज एम आर प्लस, सिंगुलर है तो इज आया और प्लूरल है तो, और ये भी सबको पता है कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है। अब पढ़ते वक्त ऐसे सवाल टांग खिंचाई करने के लिए स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं, सर आई सिंगुलर है या प्लूरल है, आई सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस आई वर्ड को सिंगुलर प्लूरल के नेचर से क्वेश्चन से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि आई कभी सिंगुलर भी होता है कभी प्लूरल भी होता है। इसलिए आप इतनी सी बात समझो कि आई जो है, आई के साथ में यहाँ वर्ब कौन सी आ रही है, एम आ रही है, तो आप सिंगुलर प्लूरल वाला फंडा यहाँ पर तो कर दो खत्म। इसके यूज की बात करें डायरेक्ट, हमें सबको पता है और होना चाहिए, जैसे मैंने ये कहा कि प्रेजेंट सिंपल होता है परमानेंट एक्शन के लिए, जो काम रेगुलर होते हैं, डेली रूटीन के होते हैं, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल से एक्सप्रेस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो यूज होता है वो ऑन गोइंग एक्शन के लिए होते हैं। कौन सा एक्शन, और ऑन गोइंग का मतलब क्या होता है, कार्य जो जारी हो या चल रहा हो। इसी वजह से इसको रियल प्रेजेंट कहते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। मैं अगर एक सेंटेंस लिखूं, लुक समवन प्लेइंग द गिटार, ऑप्शन में दे दिया एक तो प्ले, एक दे दिया प्लेइंग, इज प्लेइंग और प्लेज। क्या ऐसा कोई कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि जो सामने वाली एक्टिविटी है वो चल रही है, ऑन गोइंग है? क्या दिखा हमने इधर, लुक के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब मैं एड्रेस कर रहा हूं आप लोगों को, आप लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूं, संबोधित कर रहा हूं कि देखो उधर। इसका मीनिंग सामने वाला एक्शन क्या है, चल रहा है। तो चल रहा है तो एक्शन का यहां पर कौन सा टेंस हुआ, समवन इज प्लेइंग द, और अगर लुक की जगह मैं लिसन भी लगा देता, लिसन, somebody is singing a song, तो यहां पर इसमें टेंस कौन सा आया ये पता किससे चला, इस लिसन वर्ड से पता चल रहा है कि सामने वाला एक्शन क्या है। जैसे पिछली क्लास में मैंने लिखा, मैंने कहा कौन सा करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, शी सिंग्स और शी इज सिंगिंग, दोनों सही है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। जब मैंने यहां पर प्रेजेंट सिंपल बोला तो शी सिंग्स का मतलब वो गाती है, उसके डेली का काम है, उसका नेचर है, उसकी हैबिट है। और यहां पर मैंने क्या बोला, शी इज सिंगिंग का मतलब जब मैं बोल रहा हूं इस सेंटेंस को उस वक्त काम, एग्जाम के अंदर कॉन्टेक्स्ट मिलता है ना, अपनी बात हुई थी। आपको इस सेंटेंस के अंदर जैसे उसने दे दिया, क्या लिखा हुआ है, अब यहां पर एट दिस टाइम, ये वाला ऐसा जो कीवर्ड आया, इस टाइम वर्ड से, इस कीवर्ड से पता चल रहा है कि एक्टिविटी अभी क्या है। तो क्या इसमें अब ये वाली वर्ब पॉसिबल है, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये गलत है। सही कौन सी हुई, शी इज सिंगिंग एट दिस टाइम। अब ये वाली चीजें तो ऐसी है जो हम सबको पता है, हमें आती है, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर वो क्यों देगा इतनी सिंपल सी चीजें, तो भी कीवर्ड तो याद रख लेना। हम कीवर्ड्स बोल देते हैं लेकिन इसको ग्रामर में इनको टाइम वर्ड्स कहते हैं, एडवर्ब्स कहते हैं। नाउ, एट दिस टाइम,
these days और still, ये वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं कि आपका जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में रहेगा, प्रेजेंट सिंपल में। मैंने लिखा these days I am working इन हिस्टोरिका। these days से क्या पता चला कि इन दिनों में प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है, ये तो वही है, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें पता है और आता है, हम कर देते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो समझना इस चीज को। मैं एक वर्ब लिख रहा हूं यहां पर, जंप, लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार समझना। और एक वर्ड मैंने यहां पर लिखी वांट। इन दोनों वर्ब के नेचर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या फील कर पा रहे हो आप? मीनिंग मत देखो, इसके नेचर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, फील करोगे, समझोगे, तब हो पाएगा। जब अगर कोई व्यक्ति जंप कर रहा है तो क्या उसके अंदर उसकी कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, वो काम कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही वो लिख रहा है वांट, तो वांट में क्या कोई काम हो रहा है क्या? वांट उसके मन का एक इमोशन है, उसका एक स्टेट है। दो तीन वर्ब मैं लिखवा देता डायरेक्ट, लेकिन नई वर्ब आएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझो, बाद में लिखवा दूंगा। जैसे मैंने जंप लिखा तो जंप में कोई ना कोई एक्शन चल रहा है, लेकिन मैंने वांट लिखा तो वांट में एक्शन नहीं है, वांट किसी के मन का एक स्टेट है, इमोशन है। मैंने एक वर्ब लिखी राइट, तो बोलो राइट वर्ब के अंदर कोई ना कोई एक्शन है क्या? लिख रहा है तो काम ही कर रहे हैं। लेकिन वही अगर मैं लिखूं बिलीव, क्या बिलीव शब्द कोई एक्शन है क्या? बिलीव शब्द किसी के मन का स्टेट है, विश्वास है। मैंने वर्ब लिखी जैसे ब्रेक, अब किसी का मुंह तोड़ दिया तो एक्शन ही तो है। लेकिन वही अगर मैं सेंटेंस में वर्ब लिखूं प्रीफर, तो प्रीफर का मतलब होता है किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना, ज्यादा तवज्जो देना। तो ये मन का स्टेट है या एक्शन है? तो दो चीजें होती है, समझना। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो नॉन एक्शन होती है। क्या लिखा हमने? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब वर्ब तो होती है लेकिन उसके अंदर कोई काम, अभी आप खुद बताओगे, मैं कुछ वर्ब पूछूंगा, आप बताओगे कि एक्शन है या, ये वाली तो एक्शन वर्ब है, और ये वाली वर्ब कौन सी हुई? जिस वर्ब के अंदर कोई काम नहीं चल रहा है, जो आपके मन का इमोशन है। ऐसे वर्ब जो नॉन एक्शन वर्ब होती है। चलो आप पहले मुझे बताओ कुछ। मैंने एक वर्ब लिखी लाइक, लाइक एक्शन है या नॉन एक्शन है? क्योंकि कोई चीज जब पसंद करते हैं वो मन का स्टेट है। जैसे मैंने लिखा लव, एक्शन या नॉन एक्शन? मैंने वर्ब लिखा कुक, मैंने लिखा प्ले, मैंने लिखा फॉरगेट। फॉरगेट नॉन एक्शन हुआ क्या? ये बर्तन जानबूझ के बजाए जा रहे हैं। मैंने लिखा रिमेंबर, एक्शन या नॉन एक्शन? नॉन एक्शन है ना। तो क्या नॉन एक्शन वर्ब जो सेंटेंस में आती है, मैं लिखवा दूंगा सारी जो एग्जाम में आती है, एग्जाम में जो आएगी मैं लिखवा दूंगा। क्या आपके सामने कोई नई वर्ब भी आती है जो नॉन एक्शन होती है, उनको आप पहचान तो सकते हो? पहचान लोगे? चलो एक काम करो, इस वर्ब के बारे में बताओ, टेल एक्शन है या नॉन एक्शन है? टेल अगर आप बोल रहे हो, किसी को कुछ बता रहे हो, तो वो एक्टिविटी है, एक्शन है या नॉन एक्शन है? एक्शन है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही वर्ब आपने लिखी रिजेंबल, रिजेंबल का मीनिंग होता है किसी की शक्ल का किसी से मिलना। कहते ना इसका फेस तो उससे, अमिताभ से मिलता है, ऐसा बोल देते हैं। उसका फेस सिमिलर होना, किसी का फेस किसी से मैच करना, उसके समान दिखाई देना, हिंदी में बोल देते हैं मेल खाना।
हम शकल जैसा, तो ये एक्शन है या नॉन एक्शन है? नॉन एक्शन है। इंग्लिश में ध्यान रखना, ऐसी कोई भी वर्ब जो नॉन एक्शन होती है उस वर्ब को कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा नहीं जा सकता। जो वर्ब नॉन एक्शन होती है उस वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। कुछ चीजें तो आप पहचान जाओगे बहुत इजी वे में, और कुछ वर्ब मुझे आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनके मीनिंग अगर हमने गलत पढ़ रखा है तो फिर ऑब्वियसली हम उसके साथ में एक्शन और नॉन एक्शन में कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी। मैं 50 बार कह चुका हूं, जैसे कि गधे को 50 बार घोड़ा कह दोगे तो वो घोड़ा, जो चीज 50 बार गलत पड़ी है तो जो गलत है वो। मैंने आप लोगों से कभी पूछा ये फॉक्स का मीनिंग क्या होता है? फॉक्स का मीनिंग लोमड़ी? फॉक्स का मीनिंग लोमड़ी नहीं होता। फॉक्स का मीनिंग होता है लोमड़ा। फॉक्स जो होता है, लोमड़ी जिसको आप बोलते हो, उसके लिए इंग्लिश वर्ड आता है विक्सन। बचपन में पढ़ा था, मेल और फीमेल वाले जो टर्म्स पढ़ते थे, फॉक्स का विक्सन पढ़ा करते थे। नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। वही बात हो गई, फॉक्स मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए क्या आता है? विक्सन शब्द आता है। ऐसे ही अक्सर क्लास में जैसे बात चल जाती है, मैं पूछ लेता हूं, इस शब्द के बारे में पूछता हूं मैं। देखो क्या होता है, वही बात, अगर वहां पर सही बताया हुआ होता और सब लोग सही बताते तो आगे इस टाइम पर आके इस टॉपिक पर डिस्कशन चलता, हमारा डिस्कशन नहीं चलता। तो वो सिंपल सी बात है, कुछ चीजें ऐसी चलती रहती है, चलती रहती है, हम भी उसको ध्यान नहीं देते, हम भी उसी को फॉलो करते रहते हैं। वो तो लैंग्वेज टीचर का काम होता है कि जब पढ़ाते पढ़ाते वो चीजें जो हमारे सोसाइटी में डे टू डे लैंग्वेज में जो गलत चल रही है, चलता है, मुझे भी पता है, मुझे पता है। मैं अभी क्या कह रहा हूं, एक शब्द लिखा मैंने GENTS, जेंट्स। इस क्लास में कितने जेंट्स, एक बार हाथ खड़े करना। इसमें हंसने की क्या बात? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं इसका मीनिंग, और हर चीज का मेरे पास प्रूफ है, क्योंकि मैंने, फिर कहता हूं कि मैंने इंग्लिश रटी नहीं है, मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है। मैं इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है मेरे पास, और इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है लिंग्विस्टिक्स, मास्टर्स MA है, और एक सब्जेक्ट और होता है लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान, उसमें भी मेरी मास्टर्स हैं, डबल MA है मेरी। तो इसलिए राजा वनवीक, देखो इस शब्द की मैं बात कर रहा हूं, कोई माने ना माने वो मेरी हेडेक नहीं है, जो चीज सही है वो मैं बता रहा हूं। भले ही आपने 50 बार गलत सुना है, जगह जगह लिखा हुआ भी होता है, मैं वो चीज बता रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? एक शब्द लेडीज। लेडीज के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है प्लूरल ऑफ लेडी, प्लूरल ऑफ लेडी, एक महिला है, जैसे ही एक से ज्यादा हुई तो उसके लिए शब्द क्या लगा दिया। हालांकि बस में जाते वक्त ये बोलते हैं भैया लेडीज को सीट दे दो, बोला ये जाता है, लेकिन वो गलत है, लेडी ही होगा, ठीक है। और दूसरा जो मीनिंग होता है वो होता है, लेडीज का मीनिंग होता है वॉशरूम फॉर लेडीज। बोलो ये क्यों हो गया, मैं बताता हूं। मूवी देखने गए हो तो जो थिएटर में जो वॉशरूम बना हुआ होता है उसमें एक तरफ लेडीज लिखा हुआ होता है, एक तरफ जेंट्स लिखा हुआ होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि लेडीज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहना चाह रही है फॉर लेडीज है, लेडीज के लिए। तो जब लेडीज के लिए लिखा हुआ होता तो उसके आगे फॉर नहीं लगाता वो। इस क्लास के मान लो ये स्टाफ रूम होता,
तो स्टाफ रूम में अगर स्टाफ लिखा हुआ होता, स्टाफ नहीं होता, फॉर स्टाफ लिखता है वो। अगर वो ये कहना चाह रहे हैं ये स्टाफ रूम के लिए, स्टाफ के लिए, तो वो क्या लिखता, फॉर स्टाफ। और जब कमरे का नाम लिखता तो वो स्टाफ लिखता या स्टाफ रूम लिखता, वो स्टाफ रूम लिखता। तो वैसे ही अगर वो ये कहना चाह रहे हैं ये महिलाओं के लिए, तो वो लिखता फॉर लेडीज। जब उसने लेडीज शब्द लिखा है तो उसका मीनिंग ही क्या होता है, अरे ही और शी भी तो लिखा हुआ होता है आजकल, तो उसका भी मीनिंग वो बन जाता है। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो लेडीज शब्द गलत नहीं है, वो सही है। लेडीज के दो मीनिंग हुए जो दोनों मैंने आपको बता दिए। वैसे ही जब जेंट्स की बात होती है, जेंट्स का एक ही मीनिंग होता है अ पब्लिक वॉशरूम फॉर मेन। जो आदमियों के लिए बने हुए जो वॉशरूम है उसके लिए शब्द क्या आता है, जेंट्स। अब आप बाहर जाओ और कोई आपको बोले है बड़ी, इज देयर एनी जेंट्स हियर, तो आप ये मत बोल देना इतना हैंडसम नौजवान नहीं दिख रहा क्या। वह आपकी बात नहीं कर रहा, वो सुलभ शौचालय की बात कर रहा है। अब बोलो कि हम तो यही पढ़ते आए हैं। देखो शब्द हमारे पास था जेंटलमैन, क्या लिखा हुआ है, अरे देखो वर्ड क्या लिखा हुआ था हमारे पास, जेंटलमैन। आप खुद बताओगे जब जेंटलमैन शब्द को अगर मुझे प्लूरल करना हुआ तो क्या मैं जेंटलमैन्स कर सकता हूं। एम एन का क्या होगा, एम ई एन होगा, यहां पर एम ई एन हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, हमने जेंटलमैन को शॉर्ट में जेंट बनाकर उसके साथ में एस लगा दिया। हमने सोचा बहुत सारे आदमियों के लिए जेंट्स शब्द आता है, ऐसा थोड़ी होगा। ये अपने आप एक नया शब्द है। जेंट्स का मीनिंग अपने आप में, जेंट्स जो शब्द है वो क्या है, एक नया है। अब चीज तो यही है, मानो या ना मानो, लेकिन जगह जगह यही लिखा हुआ था जेंट्स पार्लर। अब वो लिखता है तो उसको बता भी नहीं सकते, उसको समझाएंगे क्यों, दीवार से माथा फोड़ना है। ये हमारा काम है, उसका काम नहीं है। तो अभी ध्यान से लिखने में जो लिखवा रहा हूं, नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। समझ गए क्या नॉन एक्शन में क्या होता है। चलो क्या लिखा है हमने, सी का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग, सी का मीनिंग दिखाई देना होता है, देखना नहीं होता। देखना लुक होता है। आप अगर कोई चीज देख रहे हो वो लुक है, क्या मैं बोल सकता हूं सी देयर, मैं बोलूंगा लुक एट देयर। तो सी जो शब्द है, सी पता है क्या होता है, सी भी एक स्टेट है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम समझ नहीं पाते, इसलिए आपको डायरेक्ट लिखवा दी जाती है। मैं दो तीन वर्ब लिखवा रहा हूं, देखो सी, यर, स्मेल, तीन वर्ब याद रखना, सी, यर, स्मेल। मैं वही चीज लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। चीजें तो बहुत सारी होती है, सारी चीजें, हमारा टारगेट नहीं है कि पीएचडी करनी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ईयर का मीनिंग क्या है, सुनाई देना। आप अभी बैठे हो, बाहर से कोई आवाज आ रही है तो वो आपने सुना नहीं है, आपने एक्शन की नहीं किया है, वो चीज आपके कानों में आई, वो आपका स्टेट बन रहा है। वैसे ही स्मेल की मैं बात करूं तो कोई चीज है उसकी स्मेल अच्छी है और उसकी स्मेल अगर खराब है तो ये उसका स्टेट है या उसका एक्शन है। आपने ब्रेड सूंघ के देखी कि यार ब्रेड की स्मेल तो बहुत बेकार है, तो ब्रेड की स्मेल का अच्छा या बुरा होना उसकी स्टेट है या उसका एक्शन है, इसके स्टेट है। तो तीन वर्ब को तो आपको तो मेहनत से याद रखनी पड़ेगी, लुक, सॉरी, सी, हियर एंड स्मेल। इसके अलावा जो मैं वर्ब बता रहा हूं समझना, एक शब्द मैंने लिखा है नो। अगर आप किसी को जानते हो या नहीं जानते हो, ये स्टेट है या एक्शन है, स्टेट ही हुआ। तो नो, रिमेंबर, फॉरगेट, रिजेंबल, ये सारी क्लास में से करता है क्या बोर्ड है परेशान। रिजेंबल किसका, रिजेंबल का मतलब के समान,
रिजेंबल मतलब समाज में, रिजेंबल का मीनिंग होता है कि सिमिलर, के समान। समाज नहीं, वो समान है, के समान दिखाई देना। want, believe, appear और seem। देखो, अपीयर का मीनिंग प्रतीत होना। कोई व्यक्ति, उसको देखकर आपको यह प्रतीत होता है कि वो आदमी सैड है या हैप्पी है, तो आपको जैसा प्रतीत हुआ, आपने जो फील किया, वो आपका स्टेट हुआ या एक्शन हुआ? स्टेट हुआ। सीम और अपीयर सेम होता है। इसके अलावा एक वर्ब ध्यान रख लेना, हैव। क्या लिखा हमने? हैव कब? जब हैव का मीनिंग रखने के अर्थ में हो, पोजेशन के अर्थ में हो। हैव खाना पीना भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। हैव का मीनिंग अगर क्या बन रहा है सेंटेंस में? रखने के अर्थ में। या एक शब्द आ गया पजेस और एक आ गया बिलोंग। ये तीन शब्द याद रख लेना, हैव, पजेस और बिलोंग। ये वर्ब जो हैं, इनका यूज कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकता है। और कितने कॉन्टिन्यूस हमारे पास? नहीं हो सकता है। हमारे पास 6 कॉन्टिन्यूस हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट और फ्यूचर, 6 हो गए। तो ये वाली जो वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स का यूज कभी भी आईएनजी टेंस के साथ तो हो नहीं सकता। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, एक बार देखना इधर, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस? सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। भले ही आपको ट्रांसलेट करते वक्त ये लगे क्या तुम्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है क्या, तो हमने ऐसा देखा तो हमें पता चला कॉन्टिन्यूस है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि हियर वर्ब के साथ में कभी भी आईएनजी पेपर का लेवल एडवांस बनाता है तो परफेक्ट इस कॉन्टिन्यूस में से ये चीजें पूछी जाती है। वो पहले वाली थोड़ी पूछेगा, वो तो सिंपल में आ गई। तो ये सेंटेंस हुआ आपका रॉन्ग। अब इसको अगर सही करना हो तो अब समझने वाली बात है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में रहेगा। कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा तो अब इस सेंटेंस को अगर प्रेजेंट सिंपल में बनाना हो तो आप क्या करोगे? क्या सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में डू या डज आता है, तो इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से करूंगा, डू यू हियर अ स्ट्रेंज नॉइस। ये इस तरीके से बनेगा। एमसीक्यू में कैसे आया, इनको सिंपल प्रेजेंट में, कंटिन्यूस में नहीं आएगा तो टेंस कौन सा बचेगा? प्रेजेंट सिंपल में। मैं भी लिखवाऊंगा वो भी लाइन इसमें। मैंने कहा कोई ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका हमारे पास आ गया। ऑप्शन को जैसे ये लो, अब हमने वॉइस के क्वेश्चन में 4 में से 1 बाय 1 एक ऑप्शन हटाए ना। ये तरीका होता है। इस सेंटेंस को हमने पढ़ा, हमें यहां तो कुछ पता नहीं चल रहा। जब 4 ऑप्शन देखे तो हमने देखा कि यहां पर वर्ब कौन सी है, सी वर्ब। और सी के अंदर देखो, सी के अंदर हमें पता चला कि सी वर्ब का यूज कभी भी आईएनजी में, कॉन्टिन्यूस में तो सी आ नहीं सकता। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ क्या? ये ऑप्शन तो हुआ रॉन्ग। एक कंफर्म श्योर हूं, भगवान की कसम खा के कह सकता हूं कि इसके अंदर ए तो आ। अब मैं अगर देखूं आगे वाली वर्ब, इसके अंदर जाऊं तो इसमें डू दिया हुआ है और हमने ये भी पढ़ा
कि डू डज के बाद आने वाली वर्ब में एस और ईएस नहीं आता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा कौन सा? बी और सी। तो यू के साथ में तो डज नहीं आता, ये भी नहीं। क्या ऑप्शन बी सही हो सकता है? ये ऐसा ही होता है। तो आप कह सकते हो इनका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तो किस में होगा? इनका यूज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है। ये सारी लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब जो है, जैसे ये है सीम, अपीयर, ये लिंकिंग वर्ब है। बाकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इन ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, लेकिन यहां हमारे काम आएगी नहीं, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज नहीं किया। मेरी एक आदत है, मैं किसी भी टर्म को उसी अकॉर्डिंग वहां पर क्लास में डिस्कस करता हूं जिसकी जरूरत होती है। वर्ब जो होती है, कभी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऐसे भी चीजें होती है, तो वो चीजें बोलने लग जाते हैं या इससे एक्सप्लेन करते हैं, तो कहीं कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म भी टर्म गलत है। उसको वर्ब की बेस फॉर्म कहा जाता है। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। लेकिन काम जिससे हो पा रहे हैं हम फिर वही डिस्कस करते हैं। क्या मेरी ये बात समझ में आई? जैसे हाँ, इसको ऐसे कर, थोड़ा सा इसको ऐसे देखो। इट इज, थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस देता हूं, अपियरिंग टू मी दैट some people wants to divide our nation on the basis of caste and religion. एक बात जो कह रहा हूं, ऑलमोस्ट जैसे हमेशा पढ़ना यही होता है, जो एग्जाम में पहले आ चुकी है चीजें उसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। लेकिन बार बार जैसे मैं कहता हूं कि कभी भी नया कुछ आ सकता है, नए टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए वो चीज बतानी जरूरी होती है। जैसा अभी मैंने बताया था, आरएस मेंस में हुआ था ऐसा। आरएस मेंस में क्या हुआ था कि सीक्वेंस से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। तो आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। हो सकता है कि वो आपको सेंटेंस कॉमन एरर का पूछ ले। एग्जाम सिलेबस में कभी ये नहीं लिखा हुआ कि एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। अगर कॉमन एरर का आता है वो भी एमसीक्यू ही है। अगर फिल इन द ब्लैंक है वो भी पूछ सकता है। और वो हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे, ये दे दिया, इट इज अपेयरिंग टू मी पार्ट ए, ये वाला दे दिया पार्ट बी, ये वाला दे दिया पार्ट पूरा सी, और अब ऑप्शन में उसने दे दिया ए, बी, सी और नो एरर। मेरा फर्ज है बताना, समझना इस चीज को। सेंटेंस पढ़ना पूरा, इट इज अपेयरिंग टू मी। ऐसा मुझे प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारे देश को जात और धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं। जब हमने पढ़ा, हमें यहां पर एक चीज नजर आई कि अपीयर वर्ब जो है, इस अपीयर वर्ब का यूज हम आईएनजी में नहीं कर सकते। पढ़ा हमने, अपीयर वर्ब का यूज कभी भी आईएनजी में नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग यह हुआ, ये वाला एरर हुआ क्या? तो अब ये अपीयरिंग टू मी की जगह हमें क्या करना होगा? अपीयर्स करना होगा। गलत हुआ ये जो। तो इसका मतलब कौन से पार्ट में एरर है? हमें आंसर क्या टिक करना है? ए पार्ट में एरर हुआ। मैंने एक सेंटेंस दिया, आई एम हैविंग सम वर्क, हैव के साथ आईएनजी नहीं आ सकता। खाओ मेरी कसम।
क्या कहा देखो, आई एम हैविंग सम वर्क टुडे, आज मुझे कुछ काम है। हमने देखा वही बात है, डेढ़ सियाने लोग, स्टूपिड लोग हैव को देखते ही आईएनजी के गलत है, लेकिन आप जैसे समझदार लोग वो मीनिंग भी देखेंगे उसका, वो मीनिंग भी देखेंगे क्या हैव यहां पर रखने के पोजीशन के अर्थ में है क्या, तो सेंटेंस क्या हुआ। इस सेंटेंस को सही करना होता मुझे तो मैं क्या करता, आई हैव सम वर्क टुडे, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इन केस सेंटेंस ही उसने दे दिया कि आई एम हैविंग माई डिनर आउट टुडे, आई एम हैविंग माई डिनर आउट टुडे, क्या यहां पर हैव रखने के अर्थ में है क्या, यहां पर हैव का मीनिंग खाने के अर्थ में, समझ पा रहे हो ना आप? इसीलिए मैंने यहां पर लिखवाते वक्त मैंने कहा कि हैव का मीनिंग क्या हो, रखने के अर्थ में है, तभी हैव के साथ में आईएनजी नहीं आएगा। एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाकर वो आपको सेंटेंस ये दे सकता है, अगर बात खाने पीने के अर्थ में हो तो हैव के साथ में आईएनजी आ सकता है, फिर वो एक्शन बन जाता है, फिर वो नॉन एक्शन नहीं है। इसलिए मुझे यहां पर लिखवाना पड़ेगा कि हैव शब्द जो है, अगर हैव का यूज हुआ रखना, पजेस, तो उसके साथ आईएनजी नहीं आ सकता। अगर हैव का मीनिंग ईट या ड्रिंक हुआ तो इसके साथ में आईएनजी आ सकता है। और जहां पर भी इंग्लिश में ईट और ड्रिंक शब्द यूज किए जाते हैं उसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हैव से कर सकते हैं। आई एम सीइंग, आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग, अब सही है या गलत है, आई एम सीइंग माई डॉक्टर दिस इवनिंग। अब जिसको भी ये लगता है कि सी का मीनिंग यहां पर दिखाई देना है, समझना इस चीज को, जिसको भी ये लगता है कि सी का मीनिंग दिखाई देना है तो वो पता है क्या करेगा, गया, गेट खोला, डॉक्टर को देखकर वापस आ गया। मिलना भी होता है, जब सी का मीनिंग मिलने के अर्थ में हो, मीट के अर्थ में हो, तब तो सी के साथ आईएनजी आ सकता है, लेकिन अगर दिखाई देने के अर्थ में हो तो सी के साथ में आईएनजी। इसी वजह से हमने यहां पर इस वाले सेंटेंस के अंदर जो अभी पीछे हमने पढ़ा, ये देखो, ये वाला, इसमें हमने दिखाई देने के अर्थ में था, गाड़ी से मिल नहीं रहा, क्या आपको अपने सामने गाड़ी दिखाई दे रही है क्या, लेकिन जैसे ही आपने ये लिखा इस वाले सेंटेंस के अंदर, तो मैं अपने डॉक्टर से आज मिल रहा हूं, तो बोलते हैं ना सी यू टुमारो। तो ये दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने अलग से, आपसे एग्जाम में ये वाली चीज पूछी जा सकती है, याद रख लोगे क्या, इसको नोट कर लो प्लीज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिंपल और जो एडवांस लेवल दोनों पढ़ा दिया गया आपको। एग्जाम में अगर वो दयावान आदमी अगर आपका पेपर बनाएगा, वो सिंपल दे देगा तो क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा, नहीं तो दूसरा वाला पैटर्न देगा। क्या बोले,
हो गया? कुछ लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे इतना कुछ समझ में आ गया कि सर अब तो क्वेश्चन है। नहीं, मैंने कुछ इंग्लिश का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक कौन सा लगता है आप लोगों को? हाँ, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स। कभी मैं भी ऐसा ही था। पढ़ने से आती है चीजें। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आती नहीं है, हमने पढ़ा नहीं अभी इसलिए नहीं आती। पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगी। एक चीज और बताओ, सुनना एक सेकंड मेरी बात। क्या सारे टेंस को ऑर्डर में पढ़ाने जरूरी है क्या? अपना काम टारगेट अचीव करना है ना, तो मुझ पे ट्रस्ट रखना। इसके बाद अभी मैं 10 मिनट में आपको पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन उसी के आते हैं। हाँ। क्या क्लास कहाँ हुई है? 1 घंटे की क्लास हुई, 1.5 घंटे की क्लास आज है। मैं आज की क्लास आज 4:30 तक का टाइम है अपना। आप लोगों के लिए मैंने क्लास कैंसिल की है पीछे। मेरी 2 बजे क्लास थी। टाइम बताया नहीं था आपको? तो मेरी क्लास कब स्टार्ट हुई? ना ना ना, आज 3:30 तक है। हैं? तो क्या हुआ था? हाँ तो अभी तो ऐसा ही चलेगा। कल कर लेना, सुबह जल्दी उठ के कर लेना। चेंज करो स्लाइड। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। मेरी भी क्लासेस होती है, क्या करूं? 6 बजे तो नहीं होती। आप कब से पढ़ रहे होंगे? मुझे तो लगता है आज एग्जाम होना तो आज ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है। जब आपकी इंग्लिश की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है फिर भी दोबारा बुलाया गया है। कुछ बच्चों ने नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द, जैसे मुझे बताया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कईयों का। अरे कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बाकी उन्होंने बहुत सारे ने तो पढ़ा है। तो इसका मीनिंग हर चीज आपके लिए कितना पॉजिटिव सोचा जाता है यहाँ। क्या हुआ? जोर से बोलो।
वो तो जरूरी है ना, उसके बिना तो कैसे चलेगा सब। सबसे जरूरी जो लाइफ में वो विटामिन एम ही है। मंडे को मैं कुछ वोकेबलरी की शीट लाके दूंगा आपको, ठीक है। नहीं, वोकेबलरी तो थोड़ा थोड़ा आप उनको भी पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। क्या हुआ? POSSESS, पजेस का मतलब ही रखना होता है। हाँ, पजेशन नहीं सुना वर्ड? हाँ, वो इसी से बना है, पजेसिव, इसी से बना है वो। देखो एक बात सुनो, इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? सबसे बड़ी बीमारी? बेरोजगारी। बाकी कोई बीमारी होती है तो लोग सिंपैथी रखते हैं, और बेरोजगारी की बीमारी है तो लोग ताने मारते हैं, आपसे दूर रहते हैं। हाँ जी। अरे नहीं कर रहा मैं चेंज। ये मुझसे पूछ रहे हो या आप खुद से पूछो? क्या आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो क्या, ये आप पूछो और ये बताओ। हाँ तो बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। मेरी तरफ से कमी रहेगी नहीं। हाँ बिल्कुल आएगा, वही जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, चीजें वही आएगी। मैं हर एग्जाम के अकॉर्डिंग, शीट भी है ना, दुनिया भर का कंटेंट मेरे लैपटॉप में भरा पड़ा है। मैं ऐसे भी नहीं रैंडमली शीट उठा के आपको दे दूं। आपका जो एग्जाम होगा, जैसे स्कूल लेक्चर का पढ़ाना है, तो उसके हिसाब से मैंने शीट बनाकर फिर आपको दी है। रुकना एक बार, क्या रह गया था इसमें इतना? हो गया है सबका ये?
प्रेजेंट परफेक्ट। आपके बैच से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या सुबह से आए, सब लोग आते हैं सुबह से। हमें भी भूख लगती है। तो आपकी क्लास में भी आया हूं, घर से तो मॉर्निंग में निकला हूं मैं। देखो, सबको दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। ऐसा नहीं है, एक टाइम था जब मैं 12-12 घंटे पढ़ाता था, घर जाके खाना भी बनाता, खुद बनाता था, अपना पूरा काम मैं खुद करता था। ऐसा है नहीं, ये सच है। 12 घंटे नॉन स्टॉप मेरा पढ़ाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, दूसरों लगता है, हाँ मुझे लगता होगा आपकी लाइफ इजी है। चलिए सुनिए ध्यान से। अब अपना टारगेट क्या है समझना ध्यान से। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में टेंस कंप्लीट करना है, और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है खूब सारी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।